माइनॉरिटी के भाई कहाँ थे जब सरकार किसकी थी, जब शहाबुद्दीन साहब, दिवंगत शहाबुद्दीन साहब को का जब निधन हुआ था, या जब बेल तोड़ा गया था? बेल किसने तोड़वाया? बिहार की सरकार। मीना साहब से जो मुलाकात हुई है चिराग पासवान से, उस मुलाकात को लेकर के और काफी सियासत गर्म हो चुका है। बेल तोड़ा गया था पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। उस समय भी तो महागठबंधन की सरकार थी। अगर इतना ही माइनॉरिटी का हितैषी होते आरजेडी के लोग, तो उस समय गठबंधन तोड़ दिए होते। चिराग पासवान सिवान पहुंचते ही बिहार के राजनीति में उन्होंने एक नया, हम कह सकते हैं कि हंगामा खड़ा कर दिया है। ये माना जाता था कि जो MY समीकरण है लालू यादव और पूर्व सांसद सिवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ, जिसमें MY समीकरण से बिहार में कई वर्षों तक लगातार सरकार रही, और जैसे ही सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का स्वर्गवास हुआ, इंतकाल हुआ, उसके बाद से लोगों ने कहा कि MY समीकरण जो है अब संकट में है। और आज क्या कहते हैं मनोज कुमार सिंह, चूंकि आज जो है चिराग पासवान के कार्यक्रम में छाए हुए थे, उनसे बात करते हैं। और क्या कहना है, जब दो सियासी लोग मिलते हैं तो कुछ तो राजनीतिक हलचल होगी ही। वो बड़े लीडर लोग हैं, वही लोग बताएंगे विस्तृत रूप से। लेकिन जहाँ तक आप MY समीकरण की बात किए, तो MY समीकरण तो MY समीकरण वाले ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोपालगंज का उपचुनाव और एक आध जगह का उपचुनाव परिणाम MY समीकरण की वस्तु स्थिति को सामने रख दिया। MY समीकरण की बात करते हैं तो माइनॉरिटी के भाइयों से मेरा यह सवाल है। किससे सवाल है? माइनॉरिटी के भाइयों से, कि उस समय माइनॉरिटी के भाई कहाँ थे जब सरकार किसकी थी, जब शहाबुद्दीन साहब, दिवंगत शहाबुद्दीन साहब को का जब निधन हुआ था, या जब बेल तोड़ा गया था? बेल किसने तोड़वाया? बिहार की सरकार गई थी कोर्ट। उस समय कहाँ थे ये माइनॉरिटी के लोग जो MY का गुहार करते हैं और डर के राजनीति में जीते हैं? किस तरह की डर की राजनीति? कौन सी पार्टी डरा रही है आपको? कौन सा लोग आपको देश से अलग कर रहा है? ये सब बकवास है। कुछ धर्म के ठेकेदार, कुछ राजनीतिक ठेकेदार ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का कार्य करते हैं। इससे भी बचना चाहिए आप लोगों को। मेरा अपील है आप लोगों से। उस समय सरकार जरा ये बताइए किसकी थी जब बेल तोड़ा गया था पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। उस समय भी तो महागठबंधन की सरकार थी। अगर इतना ही माइनॉरिटी का हितैषी होते आरजेडी के लोग, तो उस समय गठबंधन तोड़ दिए होते। क्यों नहीं तोड़े? क्यों नहीं लोग सड़क पर आए? अगर सड़क पर आए होते तो हम समझते कि शहाबुद्दीन साहब के बहुत हिमायती थे। तो यहाँ तो डर की राजनीति करना है, डरा करके वोट लेना है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। तो मैं कहना चाहूँगा माइनॉरिटी के लोगों से, आप लोग भी सोच समझ करके अपना एक निर्णय लीजिए, और किसी डर की राजनीति में जीने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सेकुलर देश है, इसमें सबका अधिकार है। आज़ादी के लड़ाई में सभी थे। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अगर हेना साहब का जो आज मिलन हुआ है चिराग पासवान से, तो क्या ये माना जाए कि हेना साहब को लोकसभा का टिकट जो यहाँ से मिलेगा सिवान से? तो क्या ये मान के चला जाए कि मनोज सिंह लोजपा रामविलास पासवान ज्वाइन कर लिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम एक संगठन के बैनर तले हुआ। लोक सेवक श्री रामविलास पासवान स्मृति मंच के माध्यम से हुआ। वो लोजपा रामविलास के बैनर तले नहीं हुआ। पहली बात, मेरा व्यक्तिगत संबंध श्री चिराग पासवान से है। मेरा व्यक्तिगत संबंध बड़े भाई जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी से है। बहुत पुराना संबंध है। मेरे अभिभावक स्वरूप बड़े भाई आनंद मोहन जी के वो मित्र भी हैं, और हम लोग आनंद मोहन जी के साथ काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे पूर्व के दिनों में। तो उसी दौरान जब वो सांसद हुआ करते थे, तब से हमारी बहुत अच्छी मतलब पहचान है। तो उन लोगों का सिवान के धरती पर आना था।
उन्होंने हमको फ़ोन किया, तो मेरा सिवान के नागरिक होने के नाते, पुराना संबंध होने के नाते, व्यक्तिगत संबंध होने के नाते, और वो कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं कि वहाँ हम जाते तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती। तो हमने वहाँ उनके मान सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए हमने शिरकत की। एक अहम सवाल है जो काफी चर्चाओं में है कि आप तो सिवान के वर्तमान सांसद कविता सिंह के काफी करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो राजनीतिक जो है चर्चा इस पर जरूर शुरू हो जाएगी। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत करीबी हैं। हमारा व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध, जो कहिए उस तरह का संबंध हमारे प्रिय भाई अजय बाबू से है। आज भी है, कल भी था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसको कहीं अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। आज भी हम उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ रहेंगे। दलगत राजनीति अपनी अपनी अलग है, क्या है आने वाले दिनों में। मैं कभी जदयू का सदस्य तो रहा नहीं, तो चूंकि मैं चुनावी राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ता रहता हूँ, मुझे भी जनता मौका देगी फिर से लड़ने के लिए, पार्टी कोई मौका देगी तो लड़ूंगा। इसके लिए कोई ना कोई राजनीतिक दल तो चाहिए ना चाहिए। तो विचार चल रहा है, जो बिहार के बारे में अच्छा जिसकी सोच होगी, जो बिहार के चौमुखी विकास की बात करेगा, जिसकी मंशा ठीक होगी, जो सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर दे, वैसे लोगों के साथ तो हम नहीं ही जाएंगे। लेकिन जो बिहार के विकास के बारे में सोचेगा, बिहार की भलाई के बारे में सोचेगा, आने वाले दिनों में बहुत जल्द मैं आप लोगों को उसका भी मैसेज दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं लोजपा रामविलास का कोई सदस्य नहीं हूँ। चलिए, एक सवाल आपसे हम जरूर करना चाहेंगे कि अभी जो है जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, काफी उतराव चढ़ाव का दौर देखा जा रहा है, और आप तो राजनीति के काफी माहिर व्यक्ति हैं, काफी लंबा अनुभव है। तो ऐसे में यह मान के चला जाए, चूंकि आज आप लोगों की चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में चूंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है, और सभी राजनीतिक दलों ने कह दिया है कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के इसकी तैयारी करें। चुनाव कब हो जाए ये कोई नहीं जानता है, जैसी परिस्थिति है वर्तमान में। तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो मिशन लेकर के लोजपा रामविलास पासवान के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, आप क्यों इनसे इतना प्रभावित हुए? देखिए, मैंने बताया ना कि चिराग जी से मेरी बहुत पुरानी परिचय है, व्यक्तिगत संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। निश्चित तौर पर वो माननीय सांसद हैं, एक बेदाग छवि के बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। रामविलास जी के पूरे राजनीतिक जीवन में कभी उन पर कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने राष्ट्रहित के लिए, दलित, शोषित, वंचित, सर्व समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। उन्हीं के लड़के चिराग जी हैं। चिराग जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो ये कोई गलत विजन तो नहीं है। मैं एक बिहारी होने के नाते अगर भविष्य में मैं उनके साथ जाता हूं तो इसमें बुराई क्या है? अगर उनका विजन ईमानदारी के साथ बिहार के चौमुखी विकास की तरफ है, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, डूबी हुई, चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के पक्ष में है, जो क्या कहेंगे, जो यहाँ से जो बाहर जो मजदूर प्रदेश बन के रह गया है, जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं रोजी रोटी के तलाश में, उनको अपने घर में बिहार में रोजगार सृजित करने की व्यवस्था करने की बात हो, आईटी हब बनाने की बात हो, नए दौर के सारे सिस्टम से जोड़ने की बात हो, अगर ऐसा उनका सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका स्लोगन है या नारा कहें, नारा है, अगर इस नारे के अंतर्गत मुझे लगता है कि बिहार के विकास की बात हो रही है, जो मैंने अभी अभी बोल गया, तो अगर ऐसा है तो भविष्य में कोई इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मैं उसमें सोचूंगा, जरूर जाऊंगा, अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। अब हम लोग हिना साहब से जो मुलाकात हुई है आज चिराग पासवान की, उसको लेकर के काफी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोई मायने समझ में आ नहीं पा रहा है। और उन्होंने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात रही
अभी इसमें किसी प्रकार की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप तो अनुभव रखते हैं, हिना साहब के मुलाकात को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक औपचारिक मुलाकात, जैसा कि उन लोगों ने कहा, औपचारिक मुलाकात ही कहा तो इसको औपचारिक मुलाकात ही मानेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जब दो राजनीतिक हस्तियाँ मिलती है, वो भी चुनावी वर्ष हो, तो कुछ तो बातें होगी ही राजनीति की। तो मुझे लगता है कि कुछ नए राजनीति की सुगबुगाहट शुरू होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब अंदर की क्या बात है वो तो बड़े लीडर लोग हैं, वो लोग बताएंगे। अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, चूंकि चुनावी वर्ष की आपने बात कही है और आपके जो समर्थक हैं वो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम पर काफी निगाहें रखे थे, और आज के इस कार्यक्रम पर पूरे प्रदेश की निगाह रही, चूंकि चिराग पासवान का सिवान में आना, हिना साहब से मुलाकात करना और मनोज सिंह और नेता सैयद महबूब आलम के द्वारा जो है उनका अगुवाई करना, स्वागत करना और मंच साझा करना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक नया राजनीतिक हम कह सकते हैं कि तूफान आने वाला दौर की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन जो लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच जो है वो एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके वो मुख्य संयोजक हैं। और मेरे बड़े भाई, अभिभावक स्वरूप बड़े भाई डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद जहानाबाद, उसके संयोजक हैं। वो लोग सिवान में आए थे, उन लोगों से हमारी बातचीत होते रहती है, तो उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, उन लोगों का कार्यक्रम था, तो बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लिए। चूँकि एक कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं, इसलिए हिस्सा लिया, इसमें कोई संकोच नहीं है। चूंकि जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण करना और पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण कुमार वहां मौजूद थे, आप काफ़ी उनसे मतलब वार्ता कर रहे थे और बातचीत हो रही थी, तो जिस तरह से लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने एक बिहार में परिवर्तन के लिए आंदोलन खड़ा किया, ये मान के चला जाए कि आप लोग वहां मूर्ति के पास कोई शपथ लिए हैं बिहार में परिवर्तन के लिए? देखिए, शपथ तो हमेशा है, वहाँ माननीय सांसद और चिराग पासवान जी भी थे, वहाँ हम ही 4 लोग थे। मैं था, अरुण भैया थे और महबूब भाई थे, और एक लोजपा के अरुण बाबू के समर्थक यहाँ सिवान जिले के उदय भान बाबू थे, वो भी बड़े भाई हैं। हम लोग 4 ही लोग थे। तो देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होगी ही, लेकिन अभी इस पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, सोच समझ कर निर्णय होगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। रही बात कार्यक्रम में शिरकत करने की, तो कार्यक्रम में शिरकत हम लोग ज़रूर किए और कार्यक्रम भी आप लोग देखेंगे, अच्छा रहा। और मुझे जहाँ तक अपना लगा कि कई तरह से उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए जो हम लोगों को सूचना मिल रही थी, कई पॉलिटिकल पार्टियां, कई लोग लगे हुए थे, फिर भी जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने भी एक दिन अपील किया था सिवान की जनता से, तो धन्यवाद करता हूं कि इतनी बारिश, इतना उमस भरा दिन और इतने हजारों की संख्या में लोग 11 बजे से वहाँ लोगों को, नेताओं को सुनने के लिए वहाँ उपस्थित थे। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, जहाँ इतना विघ्न बाधा हो कि साफ रोक दिया जाए, विफल बना दिया जाए। लेकिन आप लोग तो देखे ना, कहने वाले तो बहुत क्रिटिक ऐसे भी हैं जो आप लोगों को आज ही से कल से सुनने को मिलेगा मीडिया में, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भीड़ नहीं था, वो भीड़ नहीं था। लेकिन भीड़ तो जो था वो बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज को विचलित कर देता है। जो राजनीति करते हैं, अनेकों पार्टियों को जो नेता हैं यहाँ, जो चाहते थे कि ये विफल हो, उन लोगों का दिमाग तो जरूर विचलित हो गया। चलिए, लगातार जो है चिराग पासवान बिहार सरकार पर हमलावर है, और आज भी उन्होंने बिहार सरकार नीतीश कुमार को उन्होंने निशाने पर लिया, और बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के कारनामे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और लगातार उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जी क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री से चिराग जी का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, सीधी बात है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, राजनीतिक बातें हैं,
बिहार के लिए युवा हैं तो बिहार के लिए सोचना है उनका। अगर अच्छा सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि वो मतलब विरोध में एकदम उतर गए हैं, हमलावर हैं। राजनीतिक रूप से हमलावर हैं जो बिहार की हित की बात करते हैं, और उनकी बहुत सारी बातें जायज़ भी है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि जब नई सरकार की गठन हुई थी 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जब बिहार की जनता ने अपार बहुमत दिया था, तो उस 5 साल तो बहुत अच्छा काल रहा नीतीश जी का। लेकिन उसके बाद बिहार की राजनीति में पता नहीं क्या हुआ कि सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, फिर गठबंधन बदलता रहा और नीतीश जी हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे। तो सरकार बचाने की और कुर्सी बचाने की मुहिम रही। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या आपको नहीं लगता है? आप किसी दफ्तर में जाइए, किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड स्तर पर जाइए, कलेक्ट्रेट में जाइए, थानों में जाइए, आपको लगता है बिना पैसा का कोई काम हो जाता है? तो मेरा भी सवाल है सरकार से, है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है? तो क्या मैं ये मानूं कि सरकार का कंट्रोल जो है प्रशासनिक तंत्र से खत्म हो गया है? क्या है मैं मानूं? आप लोग इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस तरह की बात है कि नहीं है? दूसरी बात है शराबबंदी। बहुत अच्छा चीज़ है, नशा मुक्ति होना चाहिए, लेकिन आए दिन शराब, जहरीली शराब बनता रहता है, बिकता रहता है मार्केट में, लोग मरते रहते हैं, एक तरह से उनकी हत्या की जाती है। शराबी पकड़े जाते हैं, शराब बेचने वाले पकड़े नहीं जाते हैं। क्या कारण है? शिक्षा का जो बदतर हालत है वो किसी से छुपा नहीं है। आप अपने शहर का सिवान का हालात देख लीजिए। सिवान का हालात ये है कि एक बारिश हुआ है और सारे गली मोहल्ले कीचड़ में लबरेज हो गए हैं, एकदम सराबोर हो गए हैं। कोई नाला नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो किस तरह का आप स्मार्ट गांव और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं? किस तरह की बात करते हैं? ये तो बेईमानी है। क्यों नहीं प्रशासनिक तंत्र पर आप लगाम लगाते हैं? क्यों नहीं आप इस तरह के विकास का जो आपका मॉड्यूल है, जो आप बोलते हैं, चाहे आपकी सरकार बोलती है, चाहे आपके सरकार के उस विभाग के लोग बोलते हैं, नेता मंत्री बोलते हैं, क्यों नहीं उस पर अमल किया जाता है? सिर्फ अखबारी बातों के लिए, सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए ये चीज़ है। सिवान जैसे एक छोटे शहर में इतना बदतर हालात है। मेरे घर के सामने का नाला देखिए ना जी, सबके घर में पानी घुसता है, नीचे सब पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है। क्या नीतीश कुमार को वोट नहीं देती है यहाँ की जनता? ऐसा ही वो सूबे के मुखिया बने हुए हैं। आज 17 साल से लगभग सरकार चल रही है, तो ऐसे ही तो चल नहीं रही है। लोग वोट देते हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अफसरशाही हावी है। क्यों रहेगा अफसरशाही हावी? अंग्रेज का शासन चल रहा है क्या? अंग्रेज का शासन चल रहा है। पदाधिकारी जनता का नौकर होता है और वो जनता से ऐसा ट्रीट होता है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, दिन भर में 100 केसेस जैसे आते हैं, 100 केसेस जैसे आते हैं कि ऐसा ये कभी वीडियो नहीं सुन रहा है, कभी सीईओ नहीं सुन रहा है, कभी थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। तो क्या मतलब है भाई? आप चले जाइए सीईओ के कार्यालय में, जाकर देखिए, वहाँ एक दाखिल खारिज करा कर देखिए क्या आपको झेलना पड़ रहा है। किसी विकास कार्य के लिए चले जाइए, क्या झेलना पड़ रहा है। कोई सर्टिफिकेट लेने चले जाइए, देखिए क्या झेलना पड़ रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि एक भी IT हब इस 17 साल में नहीं बना? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई? क्यों नहीं ऐसा? एक एक्सप्रेसवे नहीं है आपके प्रदेश में, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं? क्यों केवल मजदूर सप्लायर बनकर रहेगा? क्यों 4.5 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं, उसमें ज़्यादा मजदूर क्लास के लोग हैं, यहाँ से माइग्रेट कर गए। क्या हुआ? कई सवाल। स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल वही है। दवा जाइए हॉस्पिटल में तो कुत्ता काटने का दवा है, इंजेक्शन है, वहाँ बोलता है कि है नहीं, मार्केट से ले आइए। और सरकार दावा करती है कि सारा दवा हम फ्री में दे रहे हैं। तो क्या उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? तो ये क्या, ये मजाक बना हुआ है? तो ये आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ कौन उठाएगा बताइए? आप लोगों को भी पारदर्शी होकर के किसी सरकार के दबाव में
किसी पार्टी के दबाव में आकर के ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जो साफ सुथरी बात है वो सरकार तक पहुंचाएं। मैं मुख्यमंत्री को अकेले दोषी नहीं मानता हूं। मुख्यमंत्री अकेले सब काम नहीं देख सकते हैं, उनके विधायक हैं, उनके मिनिस्टर हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए। और जनता को भी अपने जनप्रतिनिधि से हर महीने कम से कम 6 महीना पर एक बार हिसाब लेना चाहिए। जनता को भी सोच समझ के वोट देना चाहिए कि हम किसको दें, कैसी सरकार चुने। तो जैसे लोगों को चुनेंगे वैसी सरकार बनेगी। तो जनता से भी अपील है कि अब लोक लुभावने बातों में नहीं आए, अच्छे लोगों को चुने और एक अच्छी सरकार बनाए। व्यवस्था परिवर्तन की मुझे लगता है कि जरूरत हो गई है बिहार में, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए।